अगर आपने ये वीडियो खोल ही ली है तो सिर्फ एक बार पूरी देखना। न जल्दी में जजमेंट देना, न बस पहले 10 सेकंड में आगे बढ़ जाना, क्योंकि ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये वो सच्चाई है जो हम सब ने कभी पूरी तरह सुनी ही नहीं। एक कोशिश करो, अगर लगे कि वाकई में कुछ समझ आया है तभी लाइक करना, और सब्सक्राइब वो तब जब तुम्हें लगे कि अब और भी जानना है। 26 नवंबर 2008 की वो रात जब मुंबई की चमकदार गलियां बन गई मौत का साया। आधी रात में आतंकवाद का ऐसा हमला जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। 60 घंटे की जंग जहां हर सेकंड मायने रखता था। यह है उस नरक की कहानी, 60 आवर्स ऑफ हेल। छब्बीस नवंबर 2008 की वो रात जब देश की इकोनॉमिक कैपिटल, सपनों का शहर अचानक एक भयावह हालत में फंस गया। मुंबई, जो हमेशा अपनी चमक, जिंदादिली और उम्मीदों के लिए जाना जाता था, उस रात डर और अंधेरे में डूब गया। 8 से 10 खतरनाक दुश्मन समुद्र के रास्ते चुपके से शहर में घुस गए। उनका मकसद बिल्कुल साफ था, ऐसा हमला करना जो सिर्फ शहर नहीं पूरे देश को हिला दे। यह हमला सिर्फ गोलियों और धमाकों का नहीं था, बल्कि उस जज्बे की भी कहानी थी जो अंधेरे में भी रोशनी की तलाश कर रहा था। यह कहानी उन अनेक लोगों की है जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना दूसरों की हिफाजत की और उस खौफनाक रात को हिम्मत और उम्मीद के साथ जिया। वो रात थी जब मुंबई ने साबित कर दिया कि डर के सामने भी इंसानियत और बहादुरी कभी झुकती नहीं। और ये कहानी है उन 60 घंटों की जब पूरा शहर एक युद्ध समुद्र की लहरों के बीच एक छोटी सी बोट अरेबियन सी में धीरे धीरे मुंबई की ओर बढ़ रही थी। इसमें सवार थे 10 जवान लड़के, मगर ये सैलानी नहीं थे। ये लड़के जंग के लिए ट्रेन किए गए थे। इनके पास थी AK-47, हैंड ग्रेनेड्स, GPS डिवाइसेस और सैटेलाइट फोन्स। हर एक के पास एक क्लियर मिशन था, ज्यादा से ज्यादा मौतें और डर फैलाना। इन लड़कों की उम्र 20 से 25 साल के बीच, मगर इरादा किसी भी आर्मी से ज्यादा खतरनाक। इनको ट्रेन किया गया था हफ्तों तक पाकिस्तान के भीतर मौजूद एक टेररिस्ट ट्रेनिंग कैंप में। और ये कैंप कोई जंगल में छुपा बंकर नहीं था। ये एक स्ट्रक्चर्ड, वेल प्लान्ड, मॉनिटर्ड फैसिलिटी थी, जहां इनको टैक्टिकल ट्रेनिंग, इमोशनल डिस्कनेक्ट और रियल लाइफ हॉस्टेज सिमुलेशंस तक कराए गए थे। 26 नवंबर को रात 8 बजे के करीब ये लोग मुंबई की तटरेखा पर उतरते हैं, बधवर पार्क कफ परेड के पास। चुपचाप कंधों पर बैग्स टांगे ये 10 लोग 4 टीमों में बंट जाते हैं और निकल पड़ते हैं अपने अपने डेथ स्पॉट्स की ओर। टीम 1 निकलती है CST स्टेशन की ओर, टीम 2 जाती है लियोपोल्ड कैफे और फिर ताज होटल की ओर, टीम 3 नरीमन हाउस, चबद हाउस की तरफ और टीम 4 ओबरॉय ट्राइडेंट होटल की ओर। इनके मिशन में था सिविलियंस को मारना, हॉस्टेजेस लेना, मीडिया अटेंशन खींचना और सबसे ज्यादा हिंदुस्तान को साइकोलॉजिकल रूप से तोड़ना। मगर इन सब के पीछे मास्टरमाइंड कौन था? क्या ये बस 10 लड़कों की प्लानिंग थी या फिर कहीं और से कंट्रोल हो रहा था पूरा ऑपरेशन?
26 दाएं नंबर कोई अचानक उठकर किया गया हमला नहीं था। ये एक ऐसा खून से रंगा हुआ प्लान था जिसे महीनों नहीं सालों तक तैयार किया गया था। सबसे पहले नजर डालते हैं उन चेहरों पर जो इस प्लानिंग के पीछे थे। लश्कर-ए-तौयबा पाकिस्तान का एक कुख्यात आतंकवादी संगठन जिसकी जड़ें ISI तक जुड़ी मानी जाती हैं। इस पूरे ऑपरेशन को कोड नेम दिया गया था ऑपरेशन बॉम्बे। यही मुरीद के पाकिस्तान में LET का ट्रेनिंग कैंप है जहां से यह पूरा मिशन शुरू हुआ। 2007 से लेकर 2008 के बीच 10 आतंकियों को स्पेशल ट्रेनिंग दी गई। AK-47 चलाना, GPS इस्तेमाल करना, सैटेलाइट फोन्स और वॉइप कॉल से कम्युनिकेशन और सबसे खास कोस्ट लाइन इन्फिल्ट्रेशन। ये सब कुछ किसी फिल्म जैसा लगता है लेकिन ये एक चिलिंग रियलिटी थी। डेविड हेडले एक पाकिस्तानी अमेरिकी नागरिक जिसने 2008 से पहले भारत के कई टारगेट्स की रैकी की। वो भारत में टूरिस्ट बनकर घूमा, होटल्स में रुका और हर जगह का CCTV, सिक्योरिटी मेजर्स और मैप्स ISI और LET को भेजता रहा। हेडले ने होटल ताज, नरीमन हाउस और CST जैसी जगहों के एग्जैक्ट लेआउट्स दिए ताकि जब हमलावर आए तो उन्हें कोई कंफ्यूजन ना हो। लेकिन एक और नाम है साजिद मीर, LET का एक और हैंडलर जो सीधे इन हमलावरों को रिमोटली निर्देश दे रहा था पाकिस्तान से बैठकर। वो उनके साथ लगातार वॉइप कॉल्स पर जुड़ा हुआ था, स्टेप बाय स्टेप गाइड करता रहा कि कहां जाना है, कौन सा रास्ता पकड़ना है और कितनों को मारना है। इस लेवल की कोऑर्डिनेशन किसी गेरिल्ला ग्रुप की नहीं होती, ये एक स्टेट बैक्ड वॉर लेवल प्लानिंग थी। और वो नाव कुबेर जो गुजरात की समुद्री सीमा से हाईजैक की गई थी, उसे इस्तेमाल किया गया मुंबई पहुंचने के लिए। मुंबई के समुद्र के रास्ते ये 10 आतंकी 26 नवंबर की रात गेटवे ऑफ इंडिया के पास उतरे और फिर 60 घंटों तक जो हुआ वो देश की आत्मा को झकझोर देने वाला था। 2008 रात करीब 9 बजे मुंबई शहर जो कभी नहीं रुकता उस रात थम गया था। पहला हमला CST स्टेशन पर हुआ जहां हजारों लोग रोजाना ट्रेन पकड़ते हैं। उस दिन वहां मौत का सफर शुरू हुआ। अजमल कसाब और इस्माइल खान, 2 आतंकियों ने प्लेटफॉर्म पर उतरते ही AK-47 से गोलियां चलाना शुरू कर दी। 58 लोग मौके पर मारे गए और दर्जनों घायल हो गए। उनके पास था AK राइफल्स, हैंड ग्रेनेड्स और ट्रेनिंग कि एक भी गोली बेकार ना जाए। अतोम खून से भर गया था। पुलिसकर्मी तुकारम ओम्बले एक आम इंसान जिन्होंने अपनी जान देकर कसाब को जिंदा पकड़ा। उनकी चेस्ट में 20 गोलियां लगीं, लेकिन उन्होंने कसाब की बंदूक को पकड़े रखा। अब उसी वक्त ताज होटल में ताज महल पैलेस 5 स्टार लग्जरी सिंबल उस रात वॉर जोन बन गया था। 4 आतंकी अंदर दाखिल हुए। लॉबी, किचन, गेस्ट रूम्स, हर जगह वो पहुंचे। काज के अंदर करीब 200 मेहमान और कर्मचारी फंसे हुए थे। कई कर्मचारियों ने मेहमानों को बचाते हुए अपनी जान दे दी। करमबीर कांग, जनरल मैनेजर, उनके परिवार की मौत हो गई, लेकिन वो होटल छोड़कर नहीं भागे। आग लगाई गई, बम फटे, हॉस्टेज बनाए गए। 60 घंटे तक ताज जलता रहा और देश देखता रहा। नरमन हाउस जहां छबाद जूइश सेंटर था, वहां भी 2 आतंकी पहुंचे। रब्बाई और उनकी प्रेग्नेंट वाइफ को बंधक बना लिया गया। मुशे होल्सबर्ग जब NSG कमांडोज पहुंचे तो मुशे नाम का एक 2 साल का बच्चा उसकी नैनी की वजह से बच गया, लेकिन उसके माता पिता मारे गए। तीनों लोकेशनों पर जो हुआ वो आतंकवाद की सोच नहीं, एक प्लैंक स्लॉटर था। कहीं गोलियां, कहीं आग, कहीं चुप्पी। 60 घंटे तक देश ने सांसें रोक कर देखा कब बम रुकेगा, कब गोलियां थमेंगी। मुंबई जल रहा था, CST खामोश था, ताज धधक रहा था और नरीमा हाउस में मासूम रो रहे थे। लोकल पुलिस की हदें पार हो चुकी थीं। अब जरूरत थी ट्रेन्ड वॉर मशीन की और फिर NSG को बुलाया गया। लेकिन एक दिक्कत थी, NSG दिल्ली में थी और मुंबई में पहुंचने में उन्हें 4 घंटे से ज्यादा लगे। 27 नवंबर सुबह 7 बजे NSG C-130 एयरक्राफ्ट से मुंबई पहुंची और बिना वक्त गवाए ताज, ओबरॉय ट्राइडेंट और नरीमा हाउस तीनों लोकेशनों पर कमांडोज को डिप्लॉय किया गया।
ताज ऑपरेशन। एनएसजी की ब्लैक कैट्स ने सबसे पहले ताज में एंट्री ली। स्मोक, फायर और ब्रोकन ग्लास के बीच हर कमरा चेक करना, हर कोने में ग्रेनेड का रिस्क। ये कमांडो मेजर संदीप उनिकृष्णन ताज में घुसे। उन्होंने अकेले कई हॉस्टेजेस को रेस्क्यू किया, लेकिन जब उनका साथी घायल हुआ, मेजर संदीप उन्हें बचाते हुए शहीद हो गए। नरिमा हाउस ऑपरेशन। इस बिल्डिंग में हॉस्टेज रेस्क्यू करना सबसे मुश्किल था। कमांडोज ने चॉपर से रूफ पर लैंडिंग की। ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो। 2 दिन तक गोलियों, फ्लैश बैंग्स और स्मोक ग्रेनेड्स के बीच 6 हॉस्टेजेस की बॉडीज मिली, लेकिन कई आतंकवादी वहीं ढेर कर दिए गए। ओबरॉय ट्राइडेंट होटल ऑपरेशन। यहां ऑपरेशन 28 नवंबर की रात तक चला। एनएसजी ने सिस्टमैटिक फ्लोर बाय फ्लोर क्लियरिंग किया। 32 हॉस्टेजेस को सुरक्षित बाहर निकाला गया और 2 आतंकी मार गिराए गए। एंड ऑफ द सीज। 29 नवंबर सुबह 7 बजे एनएसजी ने ऑफिशियल अनाउंस किया, ऑल टेररिस्ट न्यूट्रलाइज्ड। मुंबई ने राहत की सांस ली, लेकिन 166 लोग मारे जा चुके थे, जिनमें 18 सुरक्षा कर्मी भी थे। मुंबई जल रहा था और देश की जनता अपने अपने घरों में टीवी पर यह सब लाइव देख रही थी। हर न्यूज चैनल पर बस एक ही नजारा, ताज के बाहर गोलियों की आवाज, नरीमान हाउस के चारों ओर खड़े कैमरे, ओबरॉय के हर मूवमेंट पर कमेंट्री। लेकिन यह सब सिर्फ जनता नहीं देख रही थी, ये सब आतंकवादी भी देख रहे थे। जैसे ही आतंकियों ने मुंबई पर कब्जा किया, उन्हें सैटेलाइट फोन्स मुहैया कराए गए थे। इन फोन से वे सीधे पाकिस्तान बेस हैंडलर्स से लगातार संपर्क में थे और ये हैंडलर्स उन्हें रियल टाइम अपडेट्स दे रहे थे। भारत के न्यूज चैनल्स की लाइव कवरेज देखकर सीएसटी पर कितनी फोर्स पहुंच चुकी है, एनएसजी अभी ताज की पीछे की बिल्डिंग में घुसी है, नरीमान हाउस के बाहर कितने कमांडोज हैं, इन सब की जानकारी इंडियन मीडिया ने खुद उन्हें दे दी थी, वो भी बिना जाने। यह शायद दुनिया की पहली टेररिस्ट ऑपरेशन थी जो मीडिया की मदद से लाइव कोऑर्डिनेट हो रही थी। और तब पहली बार सरकार ने ब्लैंकेट ब्लैकआउट का फैसला लिया। एनएसजी की रिक्वेस्ट पर 28 नवंबर से लगभग सभी नेशनल मीडिया को ऑपरेशन साइट से हटाया गया। कई चैनलों को कवरेज बंद करनी पड़ी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, जिसके बाद सरकार की चुप्पी शुरू हुई। हमले के तुरंत बाद कोई ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, ना कोई डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन कि इतने बड़े सिटी में इतने घंटों तक सिर्फ 10 आतंकी कैसे एक्टिव रहे। पब्लिक सिर्फ डेथ काउंट जानती थी, लेकिन हमले की तैयारी, प्लानिंग, इंटेलिजेंस फेलियर, इन सब पर एक सन्नाटा छा गया था। जिस मीडिया को जनता ने हमेशा सच का आईना समझा था, वो इस बार दुश्मन की आंखें बन गई थी, और जो सरकार जनता की सुरक्षा की जिम्मेदार थी, वो बस ऑपरेशन कंप्लीट बोलकर शांत हो गई। 26 नवंबर की उस काली रात, जब मुंबई आतंकियों के कब्जे में था, कसब और उसका साथी जहां से भागने की कोशिश कर रहे थे, वहां पर मुंबई पुलिस के बहादुर जवान तुकाराम ओम्बले ने अपनी जान की परवाह न करते हुए दोनों को घेर लिया। ओम्बले ने कसब को पकड़ने की कोशिश में खुद घायल हो गए, लेकिन उनकी बहादुरी से कसब जिंदा गिरफ्तार हुआ। कसब को तुरंत कड़ी सुरक्षा में रखा गया। पूछताछ के दौरान उसने बताया, इस हमले की पूरी योजना लश्कर-ए-तैयबा ने बनाई थी। ट्रेनिंग कैंप्स कराची और पाकिस्तान के दूसरे इलाकों में थे। यह हमला मंथ्स पहले से प्लान किया गया था। डेविड हेडले ने मुंबई के ताज, ओबरॉय, नरिमन हाउस की रिकनॉसेंस की थी। सैटेलाइट फोन्स के जरिए पाकिस्तान में बैठे हैंडलर्स लगातार इंस्ट्रक्शंस भेज रहे थे। उसने कहा, जो भी ब्लूप्रिंट मिला वो पाकिस्तान की आईएसआई और एलईटी के हैंडलर्स ने दिया था। एनएसजी और मुंबई पुलिस की मूवमेंट, टाइमिंग्स और एंट्री पॉइंट्स की जानकारी उसे पाकिस्तान से लाइव मिल रही थी। कसब के साथ जो था, कसब का साथी इस्माइल खान नाम का आतंकवादी था, जो रास्ते में ही मारा गया। कसब ने कई बार अपने हैंडलर्स के नाम लिए, जिनमें मुख्य थे जकी उर रहमान लखवी, एलईटी का कमांडर, साजिद मिर और कुछ आईएसआई अफसर जिनके नाम छुपाए गए थे। ब्लूप्रिंट्स और तकनीकी मदद।
कसब ने बताया कि उन्हें जीपीएस डिवाइसेस, सैटेलाइट फोन्स और भारी हथियार दिए गए थे। उनके पास डिटेल्ड मैप्स थे जिन्हें डेविड हेडले और अन्य ने भेजा था। उसने बताया कि हैंडलर्स उन्हें रियल टाइम अपडेट्स देते थे। तुम कब कहां अटैक करना है, किस मीडिया में क्या दिख रहा है, सब पता है उन्हें। कसब की गिरफ्तारी के बयान ने 26/11 की पूरी साजिश को बेनकाब किया। अब सरकार और एजेंसीज के पास एक मजबूत केस था, लेकिन सवाल यह था कि इतने बड़े आतंकवादी नेटवर्क को रोकने में क्यों नाकामी हुई। भारत का गुस्सा। 26/11 के बाद देश भर में गम और गुस्से का सैलाब उमड़ पड़ा। मुंबई ही नहीं, दिल्ली, बेंगलुरु, कोलकाता, लखनऊ, हर शहर में लोग सड़कों पर उतर आए। कैंडल मार्चेस, गेटवे ऑफ इंडिया के सामने हजारों लोगों ने मोमबत्तियां जलाई। कुछ के हाथ में तख्तियां थीं, इनफ इज इनफ, वी वॉन्ट एक्शन नॉट वर्ड्स। प्रोटेस्ट्स, पॉलिटिशियंस के खिलाफ गुस्सा भी साफ था। लोग पूछ रहे थे, इंटेलिजेंस एजेंसीज सो रही थीं क्या? एनएसजी इतनी देर से क्यों पहुंची? जब अमेरिका में 9/11 के बाद पूरी सिस्टम बदल गई तो हम अब तक सो क्यों रहे हैं? एसिमेट्रिक पाकिस्तान पर सवाल और इंटरनेशनल दबाव। कसाब ने साफ बताया कि वो पाकिस्तान के फरीदकोट से आया था। उसने बताया कि आईएसआई के अधिकारी, लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवादी उसे ट्रेनिंग दे रहे थे। आतंकवादियों के फोन कॉल्स ट्रेस हुए, पाकिस्तान से लाइव इंस्ट्रक्शंस मिल रहे थे। टेरर हैंडलर्स सैटेलाइट फोन्स के जरिए ताज और नरीमान हाउस में हो रही कार्रवाई लाइव मॉनिटर कर रहे थे। कॉल ट्रांसक्रिप्ट्स में साफ कहा गया, किल ऑल, फायर, डोंट लेट देम गो। भारत ने पाकिस्तान को सबूतों का ढेर सौंपा। कसाब के बयान, फोन इंटरसेप्ट्स, जीपीएस लोकेशन डेटा, टेरर रूट वाया अरेबियन सी, फेक आईडी प्रूफ्स। लेकिन पाकिस्तान ने पहले इनकार किया, कसाब हमारा नहीं है। बाद में डीएनए और मीडिया दबाव के बाद उसे स्वीकार करना पड़ा। यूएस, यूके, इजराइल की प्रतिक्रिया। अमेरिका ने पाकिस्तान को चेतावनी दी, एक्ट और फेस कॉन्सिक्वेंसेस। एफबीआई ने भारत आकर जांच में हिस्सा लिया, यह पहली बार हुआ था। इजराइल, जिसने अपने नागरिक खोए थे, खुलकर भारत के साथ खड़ा रहा। यूएन ने जमात-उद-दावा को टेरर आउटफिट घोषित किया, लेकिन सिर्फ सिंबॉलिक रूप से। क्या बदला इसके बाद? भारत में एक बात साफ हो गई, अब चुप रहना ऑप्शन नहीं था। लोग पूछ रहे थे, 26/11 के बाद क्या सरकार, सिस्टम और सुरक्षा सच में बदलेगी? कसब का केस और अदालत में लड़ाई। अजमल कसब, जो अकेला पकड़ा गया आतंकवादी था, उसके खिलाफ चार्जशीट तैयार हुई जिसमें 166 लोगों की हत्या, आतंकवाद और देशद्रोह के आरोप शामिल थे। ट्रायल की प्रक्रिया। कसब की सुनवाई मुंबई की सेशंस कोर्ट में हुई। चारों तरफ सिक्योरिटी टाइट थी। उसकी वकील और प्रोसिक्यूशन दोनों ने कई सवाल पूछे। कसब ने अपनी साजिश स्वीकार की और कई बार खुद को आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का हिस्सा बताया। सुनहम बातें सुनवाई में। कसब ने बताया कि उनकी पूरी टीम को पाकिस्तान से ट्रेनिंग मिली। उन्होंने बताया कि कैसे पाकिस्तान के हैंडलर्स ने उन्हें रियल टाइम इंस्ट्रक्शंस दी। कोर्ट में वो कई बार एरोगेंट था, लेकिन एविडेंस बहुत स्ट्रांग था। कई विटनेसेस ने कसब को पहचान लिया। फैसला और सजा। 31 मई 2010 को मुंबई सेशंस कोर्ट ने कसब को मौत की सजा, डेथ पेनल्टी सुनाई। उसके बाद यह मामला महाराष्ट्र हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक गया, लेकिन हर जगह सजा बरकरार रही। भारत की न्याय प्रणाली की जीत। कसब की फांसी 21 नवंबर 2012 को सुबह अंजाम दी गई। ये फांसी देश की अदालतों और सुरक्षा बलों की जीत थी। टेररिज्म के खिलाफ कड़े कानून बने। कोस्टल सिक्योरिटी को मजबूत किया गया। इंटेलिजेंस एजेंसीज के बीच बेटर कोऑर्डिनेशन शुरू हुआ। देश में नेशनल सिक्योरिटी अवेयरनेस बढ़ी।
सवाल अभी भी बाकी हैं। क्या 26/11 जैसा हमला रोका जा सकता था? क्या हमारे इंटेलिजेंस एजेंसीज समय पर सच में सतर्क थीं? क्या अब हम पूरी तरह सुरक्षित हैं? BA-11 के बाद भारत ने क्या बदला? NSG को अब मुंबई सहित कई बड़े शहरों में क्विक रिएक्शन टीम्स के साथ तैनात किया गया। ऑब्वियसली इंटेलिजेंस नेटवर्क मजबूत हुआ। रॉ, IB, ATS और अन्य एजेंसियों के बीच जानकारी साझा करने के नए तरीके बनाए गए। सैटेलाइट मॉनिटरिंग, फोन इंटरसेप्ट्स और साइबर इंटेलिजेंस पर ज्यादा ध्यान दिया गया। टेररिस्ट ट्रेनिंग कैंप्स और फंडिंग के नेटवर्क पर कड़ी नजर रखी जाने लगी। लोगों को पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन्स के जरिए सुरक्षा के प्रति सजग किया गया। स्कूल्स, कॉलेजेस और वर्क प्लेसेस में सुरक्षा ड्रिल्स और ट्रेनिंग कराई जाने लगी। क्या अब हम पूरी तरह सुरक्षित हैं? कोई नहीं कह सकता कि आतंकवाद खत्म हो गया है, लेकिन 26/11 ने यह जरूर साबित किया, भारत ने अब सुरक्षा को अपनी प्राथमिकता बना लिया है। हर उस जवान, पुलिसकर्मी, कमांडो और आम आदमी को सलाम जिन्होंने उस भयानक 60 घंटे के नरक में देश की रक्षा की, और हर उस शहीद को याद किया जिनकी वजह से हम आजाद हैं। सिर्फ 60 घंटे की एक कहानी नहीं थी। ये उन हीरोज की आवाज थी जो चुपचाप लड़ते रहे ताकि हम जिंदा रह सकें। कुछ नाम हमें याद हैं, बहुत से कभी सुने भी नहीं गए, लेकिन हर एक ने अपनी जान पर खेलकर इतिहास लिखा। अगर आपको यह वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी, थोड़ी भी जिम्मेदारी महसूस हुई, तो एक बार लाइक जरूर करना। और ऐसे ही रियल सैक्रिफाइस ड्रिवन कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ये चैनल बस बात नहीं करता, ये सच्चाई दिखाता है। मैं हूं गूंज और ये थी 60 आवर्स ऑफ हेल। मिलते हैं अगली सच्चाई के साथ बहुत जल्द।